हाँ, कल मैंने बोला था कलम का सिपाही, बाकी जो बचा हुआ था वो सारा पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? नहीं तो मैं तो खैर बता ही दूंगी आपको, बहुत इजी है आपका जो जितना भी सिलेबस बचा हुआ है। मैम कलम का सिपाही जो पढ़े हम, तो मुझे लगा सिर्फ ये जो अमृत राय जी हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने अपने पिताजी के लिए जो जीवनी लिखा है उसमें वह मतलब उनके जो एक कहते हैं ना कि एक लेखक का तो एक जो विचार होता है, वह आदर्श होता है, उसको तो देख रहे थे, साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति को भी वो दर्शा रहे थे कि किस परिस्थिति में रहकर उन्होंने साहित्य की रचना की और किन किन परिस्थितियों से वो जूझते हुए हंस को, और ये जो दो पत्रिकाएं थी, एक जो मासिक पत्रिका थी वो, और एक और पत्रिका जो थी उसको वो चलाते रहे। उनको बहुत सारा कष्ट हो रहा था और वह एक प्रकार से अपने जो मित्र थे जैनेन्द्र, उनसे वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बहुत सारा बार आग्रह करते हैं, परंतु जैनेन्द्र को कहते हैं कि तुम तो कहोगे नहीं, तुम मेरे लिए कहो, बिरला वगैरह से, बंगाल केमिकल वगैरह को, कि एक ऐड भी मिल जाए, हमें इश्तिहार भी मिल जाए तो हमको 50 रुपये महीने का, ये कहते हैं ना कि उसको एक संबल मिल जाएगा, 50 रुपये आने का पर महीने का, ये बन जाएगा। तो मेरा बोझ जो उनको हर महीने 200 रुपये का जो नुकसान हो रहा था, एक जगह बताते हैं कि पत्र में ही कि एक पेपर दो पत्र वो निकाल रहे थे, तो एक जगह 2000 रुपये का बाकी चल रहा था, एक जगह 1300 रुपये का बाकी चल रहा था। एक हंस और जागरण, हाँ, हंस और जागरण। और इस तरह वो, और एक वो अपने प्रेस को, एक समय ऐसा भी आया था कि वो अपने प्रेस को बंद भी करना चाहते हैं और बेचना भी चाह रहे थे। मैं इतना ही अभी पढ़ा हूँ। हाँ, मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि कलम का सिपाही का कुछ अंश आपके सिलेबस में है, पूरी जीवनी आपके सिलेबस में नहीं है। जितना अंश ऑफ में यही दिया हुआ है किस तरीके से प्रेमचंद जी को किस तरीके से मानसिक द्वंद से गुजरना पड़ा, किस तरीके की आर्थिक स्थितियों से वो रूबरू हुए थे उस समय। तो उन्होंने ये दर्शाना चाहा है कि कलम का सिपाही जीवनी जो है वो बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि रचनाकार जिन्होंने रचना किया अमृत राय ने, वो प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन की जो सच्चाई थी उससे समाज को रूबरू कराया। मतलब चाहते तो वो अपनी चीजों को छुपा सकते थे, लेकिन उन्हें जीवनी जो पूरी ईमानदारी से लिखी है। ये जीवनी में उन्होंने किसी चीज को छुपाया नहीं है। जो भी उनके घर की आर्थिक स्थितियां रही, किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया और किस तरीके से प्रेमचंद जी ने संघर्ष किया, इस संघर्ष को उन्होंने जीवनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने यही चीज दिखाया है कि किस तरीके से प्रेमचंद जी ने संघर्ष किया अपने जीवन में। और कोई अपने विचार रखना चाहता है इससे संबंधित? अगर कुछ पढ़ा है तो, नहीं तो फिर आगे चलें। हेलो। और उन्होंने किस तरीके से तुलना भी किया है प्रेमचंद के जो मानसिक द्वंद है, उन्होंने की तुलना की राम की शक्ति पूजा से तुलना की है। मैम कल ये तो हम वही मतलब जो कल आपको बताया था ना। हाँ, बोलिए। मैम जो कल आपको बताया था ना पढ़ के, तो वही हम जो पढ़े हैं पूरा, कि तो पूरा बुक में ना एक ही चीज मिला है। प्रेम जो है, ऐसे तो अमृत राय के बारे में पूरा बुक लिखा है, लेकिन जो भी है वो घूम के प्रेम, क्योंकि जीवनी प्रेमचंद जी पे केंद्रित है ना, इसलिए जी आपके जो सिलेबस है उसमें पूरी जीवनी नहीं है, उसका कुछ अंश है, तो उसमें जो अंश, जितना अंश है उस अंश में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अच्छा मैम, एक ना मतलब उसको पढ़ते समय एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, जिसको हम अपने से उसका आंसर मतलब लिखे। छोटा बोली कि प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर मतलब हम अपने से बनाए हैं कि प्रेमचंद जो है, कलम प्रेमचंद के जीवन का आधार था। प्रेमचंद जी ने कलम के नोक पर समाज को गति प्रदान की थी, और उन्होंने कलम के बल पे पूरे समाज को बदलने की कोशिश की थी। इसी कारण, और उन्होंने पूरे भूल रहे हैं बीच में, तो इसी कारण जो है मतलब घूम फिर गई कि उन्होंने अपने कलम के लोग पे पूरे समाज को गति प्रदान की, इसलिए कलम का सिपाही माना गया था। ठीक है, बिल्कुल आंसर। चार लाइन का ही है ये।
ठीक है, ठीक, कोई नहीं। हाँ बोलिए। हाँ मैम, एक चीज और इसमें है कि जिस तरह की परिस्थिति का वर्णन करते हैं वो प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति को देख के, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि उस समय एक इतने बड़े रचनाकार को, छोटे मोटे तो रचनाकार जैसे प्रेमचंद प्रसिद्ध इतने अच्छे रचनाकार होने के बावजूद भी किस तरह से उनकी माली हालत खराब होने की वजह से 2 पत्रिकाएं वो बाद में खींच में भी कहते हैं, लिखते हैं कि अगर 2 पत्रिकाएं चलाने का एक का भी भार मुझे इतना ज्यादा पड़ रहा है कि वो उस समय के लोगों पे भी इस तरह की चीजों की कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं कि आप एक सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसी चीज को जो आपके समाज के लिए इतनी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं जो साहित्यिक भाग था वो नेग्लेक्टेड था। तभी तो छोटे मोटे रचनाकारों का क्या कहिए, इतना बड़ा रचनाकार इस तरह की परेशानियां झेल रहा है कि उसे एक मामूली से ऐड के लिए 50 रुपए महीने के लिए और अपनी चीजों को लिखने छापने के लिए लोगों से तरह तरह की मदद मांगनी पड़ रही है। तो ये एक तरह से उस समय का भी परिस्थितियों के बारे में हम देख सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति थी उस समय भी साहित्य की, जिस समय जिस चीज में पल्लवन दुश्मन होना किसी मौलिक विचार के, क्योंकि प्रेमचंद अपने आप में एक क्रांति है, उनके विषय में आज हम इतना पढ़ते हैं और उस समय उन्होंने इतना लिखा, उनकी लाइफ आसान नहीं थी, कभी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। लेखक उनके विषय में देखते होंगे वो की परेशानियां झेल रहे हैं, तो साहित्य के प्रति जाहिर तौर है कि उनको एक क्या कह सकते हैं, एक आजीविका के रूप में लेना या संपादन करना, इस तरह की चीजें करने में लोग देखते होंगे कि आपको इस तरह की चीजों के लिए कोई आमदनी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किसी तरह का, तो क्या इस चीज को दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं दिखा है। हाँ बिल्कुल, यही तो दिखाया गया कि प्रेमचंद उन्होंने क्या किया, कलम का सिपाही भी जो हमें प्रेमचंद जी का जीवन संघर्ष देखने को मिलता है और जीवन संघर्ष के माध्यम से वो समकालीन परिस्थितियों से रूबरू करा रहे हैं ना समाज को। अमृत राय ने जो एक जीवनी लिखी थी, तो इस जीवनी के माध्यम से वो प्रेमचंद के जीवन संघर्ष का एक वर्णन करते हैं इस जीवनी में। तो इस वर्णन के तहत वो ये तो दिखाएंगे कि साहित्य जगत में एक इतना बड़ा नाम प्रसिद्धि होते हुए भी उन्हें किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा, किस तरीके से उनकी माली हालत थी, किस तरीके से वो बिल्कुल खराब हो चुके थे, वो पत्रिकाएं भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहे थे आर्थिक तंगी के चलते। इतने बड़े और प्रसिद्ध रचनाकार होते हैं, कितना अच्छा वो लिखते हुए और उस समय उनका जितना नाम था उसके बाद भी समाज में उनको देखे थे। रचनाकार की स्थिति जो होती है कि जब वो जीवित होते हैं तब उनको सम्मान नहीं इतना दिया जाता, ना ही उनका सपोर्ट किया जाता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब वे नहीं रहते तो उन्हें कितने पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करना तो आशीन हुआ ना, जो वो ज्यादातर तो मैम मरणोपरांत ही मिला, मरणोपरांत मर गए। हाँ वही चीज वो दिखाना चाह रहे हैं कि जब हमारे समाज में देखा तो कोई नहीं, बहुत से लोग ऐसे जिनको मरने के बाद भी सम्मान और सब कुछ मिलता है, जब तक वो जीवित रहते हैं उसकी उपेक्षा ही होती रहती है, कोई उनको हमारा समाज आज भी ऐसा जिनके साथ अच्छा होता है, बताइए आपको। हाँ वो तो है होती है। हाँ सुधार के बोले, आप बोलना चाह रहे थे सुधार। वो निराला जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था ना बसंत काव्य, उसमें भी देख सकते हैं कि वो जो अज्ञेय है जिससे प्रभावित होकर उसके पहले उन्होंने लिख दिया था, तो उसमें एक समय उनके जो निराला जी के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, वो पत्रकार जो साहित्यकार होते हैं आपस में ही द्वंद्व पाले बैठे रहते हैं और भले वह खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे से विचारों से प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं और किसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, भले वो साहित्यिक दृष्टि से हो चाहे इसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि एक खेमे को ज्यादा कह सकते हैं कि ऊंचा उठा दिया जाता है और एक खेमे को एकदम नीचा भी कर दिया जाता है, तो उसी चक्कर में पढ़कर कई साहित्यकारों की स्थिति बहुत पतली हो जाती है। जैसे गुटबंदी वाली चीज कह सकते हैं सिद्धार्थ जी, है ना, कि अब उस समय भी एक गुट है जो उसमें शामिल है, तो उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हाँ ये गुटबंदी, देखिए जब तक गुटबंदी नहीं होगा तब तक आप ऐसा है कि जब तक आपके पीठ पीछे अगर किसी बड़े आदमी या फिर संस्था या फिर किसी इसी तरह का साहित्यिक संस्था का अगर हाथ नहीं रहता है तो फिर आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कितने अच्छे भी लिखेंगे आपको वो महत्व ही नहीं दिया जाएगा। परंतु कभी कभी होता है कि जब आपके पास पैसा हो तो फिर आप अपने
लेखों का या अपने विचारों का सही तरीके से प्रचार प्रसार करके फिर आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ विचार है, तो आपके विचारों को जनता तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं, और पहुंचाते पहुंचाते आपको बहुत आर्थिक मतलब धन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी, और आपके पास अगर वो नहीं होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि वो आपके विचारों की कोई महत्व, कदर और जरूरत नहीं समझेगा समाज। भले बाद में कुछ लोग इसको देखे, बड़े जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो लोग अगर नज़र में पड़ता है, आपके श्रद्धा भाई से अगर पड़ता है, उसको लगता है कि किसी ने आपके साथ द्वेष के कारण आप सफल नहीं हो पाए, आपके विचार विचारणीय हैं, तब जाके वो इस पे विचार करके उसको छाप सकता है और उसके बारे में फिर चर्चा हो सकती है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन तत्काल जो परिस्थिति है, जिसमें आप पहले भी देख रहे होंगे कि बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता था, कोई छापा खाना तब तो नहीं था, लेकिन अब जो है चीज़ उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपके पास किसी संस्था का हाथ नहीं है सर पे, तो फिर आप ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर आपको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। मैम मैं बोलूं? हाँ बोले। मैम, जो भी ये प्रेमचंद के बेटे अमृतलाल थे, तो इन्होंने जो भी इसके अंदर लिखा है कलंकस बाई में, तो 5 चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। तो सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी जो थे वो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति वो जागरूक थे। तो इसमें भी यही चीज आई कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति मुंशी जी जो है इसमें जागरूक दिखे। 2-3 इसमें अंश जो है, जैसे उन्होंने एक बार इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद की जो पुण्यतिथि थी, तो उसमें जलसे में पंडित सुंदरलाल की जो स्पीच थी, तो उन्होंने भी अपनी जो हंस पत्रिका थी उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया। जबकि इस पे भी बहुत कुछ बवाल हुआ, तो उन्होंने उसको भी आड़े हाथों लिया। सेकंड जो था ब्राह्मणवाद के नाम पर जो पंडित और पुरोहित जो थे वो उसको भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। इसमें जो बताया गया है जो भी, तो धार्मिक जो आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, उसके प्रति भी जो थे वो बहुत क्रोधित दिखते थे। और एक थर्ड जो था वो था पूंजीवादी जो अर्थनैतिक विडंबना थी, तो उसमें भी उन्होंने अपनी कला का जौहर दिखाया। तो उसमें जो लाइन थी इसके अंदर जो आई है वो ये है कि ये साम्राज्यवाद की विपत्ति जिससे संसार त्राही कर रहा है, ये किसकी बुलाई हुई है? इन्हीं कुबेर की गुलामी की। ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, इनमें खून की नदियाँ बह जाती हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? यही लक्ष्मी की उपासक। ये लाइन भी जो है इसके अंदर आई है, जिसमें यही बताया गया है कि पूंजीवादी अर्थनैतिक विडंबना और पुरोहितवाद की तरफ पूंजीवाद के प्रति भी प्रेमचंद की लेखनी में असंतोष व्याप्त था। और इसके अंदर इन्होंने यही बताया है कि जो पूंजीवादी जो है वो किसानों की दीन दशा से लाभ उठाना अगर छोड़ देंगे तो उसी तरह होगा, उसी प्रकार होगा जैसे कुत्ते से चमड़े की रखवाली करने की हम आशा करते हैं। ये लाइन मैंने ये पॉइंट जो है इसमें नोट करे मैंने, तो ये आप बताओ